उसमें थोड़ा बहुत बताएं, ठीक है, कि आपने क्या काम किया है। आपने हाउस जॉब किया है तो आप बताएं कि जी हम वार्ड राउंड्स करते थे, हम CMEs करते थे, हम इंटरवेंशन करते थे, लेट्स से साइटिक फ्लूइड, pleural fluid aspiration, NG intubation, things like that, ठीक है। गायनी में किया है आप बता दें, आपने फीटल क्लिनिक में, फर्टिलिटी क्लिनिक में आपने काम किया है, या एंटीनेटल क्लिनिक में काम किया है, तो ये चीजें बताएं ताकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड सा जवाब अच्छा खूबसूरत किस्म का, ब्रीफ किस्म का बना लें, जिसमें आप खुद को आप बता रहे हैं, आप खुद को सेल्फ कर रहे हैं, ठीक है, कि मैंने ये काम किया है, मुझे ये स्किल्स आते हैं, ठीक है, मैं इस तरह से पेशेंट्स के साथ मैं कम्युनिकेट हम करते थे और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीजें आपने डालनी है, तो इस पर थोड़ी सी आपने मेहनत लाजमी करनी है। एप्लीकेशन में आपसे पूछा जाता है कि आप अपने ट्रेनिंग कोर्सेज जो आपने अटेंड किए हैं वो आप बताएं, ठीक है। उसमें क्लिनिकल हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकती है, लीडरशिप, रिसर्च, टीचिंग, बाकी सारी कोर्सेज, ठीक है, जो कि 3 साल की आपने डालनी होती है, जो कि रिसेंट होता है। अब इसमें अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं यार क्या कोर्सेज डालें। आप जब FCPS ट्रेनिंग कर रहे हैं तो CPS भी आपको करवाता है, आपको BLS करवा रहा है, कम्युनिकेशन वर्कशॉप करवाता है, साइनॉप्सिस एंड डिसर्टेशन राइटिंग करवाते हैं वो लोग, आप वो सारे डालें, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो ये ब्रेस्ट सोसाइटी है, ठीक है, ये कितने आपके वेबिनार्स कर रही है जो कि फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये अटेंड करें और इनके सर्टिफिकेट्स आप लगाएं, ठीक है। ये तो आपको और एज देंगी कि जी आप ब्रेस्ट फेलोशिप में अप्लाई करें और आप वेबिनार्स भी अटेंड कर रहे हैं, यू हैव अटेंडेड CSM वर्कशॉप्स, DVT वर्कशॉप्स, तो ये आप करें। और एक और प्लेटफॉर्म याद रखिए, रेडियोपीडिया, जो कि पाकिस्तानियों के लिए फ्री है। उनके जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं, अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं जो कि पाकिस्तान है, आप उनको ईमेल करिए, वो आपको फ्री एक्सेस देते हैं। इनकी अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है जुलाई में, आप वहां पे आपको वो फ्री रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, अदरवाइज आपको 450 पाउंड उसके भरने पड़ते हैं। तो ये फ्री जो एजुकेशनल रिसोर्सेज है, DKT के हैं, आपकी अपनी सोसाइटी के हैं, वो आप अटेंड करें और वो वहां पे लगाएं, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आपसे पूछते हैं कि आपने कितना काम किया है, यानी आपके वर्कलोड स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट में कर रहे हैं तो जाहिर बात है आप ब्रेस्ट में मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी, FNAs वो आप देंगे, लेकिन कितने देंगे आपके पास, देखिए CPSP में आपके पास E-log बुक होती है तो आप वो यूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप में से कुछ लोग कंसल्टेंट लेवल के हैं तो और उनको FCPS किए हुए टाइम हो गया है, तो वो सिंपल एक असेसमेंट कर ले अपने दिमाग में कि जी मैं पर ये कितना काम करता हूँ और वो नंबर्स डाल दें, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में आपको वर्कलोड स्टैट्स मिल जाते हैं, ठीक है, डेटा एनालिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता है, उनके पास पैक्स होता है, एडवांस सिस्टम होता है, लेकिन मेजॉरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे रजिस्टर में सारी एंट्रीज होती हैं, तो आप रजिस्टर तो खोल के नहीं बैठेंगे कि जी मैंने कितने अल्ट्रासाउंड किए, आप दिमाग में एक असेसमेंट कर लें कि जी मैंने कितना काम किया है पर ये। एक मैं आपको टिप दूंगी कि अनरियलिस्टिक नंबर्स ना डालें। अगर आप ये कहते हैं कि आपने मेमोग्राम 8000 पढ़े हैं तो 2 मिनट में समझ आ जाएगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने 10 पढ़े पर ईयर, तो वो ये कहेंगे कि अच्छा इतने कम पढ़े, तो थोड़े से जरा रीजनेबल किस्म के नंबर्स डालें, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि अंडर सुपरविजन या इंडिपेंडेंट, तो आप बता दें अगर आप रजिस्ट्रार है तो आपका 90% काम जो है अंडर सुपरविजन होता है, अगर आप इंडिपेंडेंट वैसे काम कर रहे हैं, FCPS कर चुके हैं, तो आप कंसल्टेंट लेवल के बंदे हैं तो आप इंडिपेंडेंट ही काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि टीचिंग एक्सपीरियंस बताएं। डोंट पैनिक अबाउट दिस, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपने एक बड़े ग्रुप को बिठा के बड़े क्लास में आप टीचिंग कर रहे हैं, नहीं। इवन इफ यू आर टीचिंग 2 हाउस ऑफिसर्स, दैट इज टीचिंग, ठीक है। आप R4 है और आप R1 को गाइड कर रहे हैं, उसके एग्जाम के बारे में उसको चीजें बता रहे हैं, एक्सरे सिखा रहे हैं, दैट इज टीचिंग, ठीक है। छोटे से नर्सिंग स्टूडेंट्स को आपने पढ़ा दिया, छोटे से ग्रुप को, ये भी टीचिंग है। और अगर आपके पास बहुत बड़े आपके है ग्रुप्स जिनको आप टीच कर रहे हैं, आप वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी जरा स्ट्रेटिफाई करें और ये दिखाएं कि मैं टीच करता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल अपना बता दें कि जी मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरा टीचिंग स्टाइल जो है वो इंटरेक्टिव है, मैं केस बेस्ड लर्निंग में बिलीव करती हूँ, तो आप बता दें जो आपका टीचिंग स्टाइल है, ठीक है। इसको अच्छा सा यानी पर्सनलाइज टच दें, खुद को आप सेल कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, ठीक है।
آپ سے پوچھا جائے گا آڈٹ کے بارے میں. آڈٹ UK میں بہت زیادہ کامنلی ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے پاکستان میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میرے پاس جب میں اپلائی کر رہی تھی میرے پاس 2 آڈٹس تھے. ٹھیک ہے, اور فرینکلی اسپیکنگ شاید اس وجہ سے تھے کیونکہ میں نے شوکت خانم میں فیلوشپ کی تھی, ان کا کرائٹیریا تھا 2 آڈٹس کرنے کا, تو میں نے کیا. اب اگر آپ کے پاس آڈٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر آپ کے پاس آڈٹ نہیں ہے ڈونٹ پینک. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو ٹیکٹفلی لے کے جانا ہے. اب یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس آڈٹ نہ ہو اور آپ نے سیکشن خالی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, سیکشن جو بھی اپلیکیشن میں آپ کے سوال ہیں بے شک وہ سٹارٹ ہے یا وہ سٹارٹ نہیں ہے, آپ نے سارے بھرنے ہیں. اگر آپ ایک سیکشن خالی چھوڑ دیتے ہیں which means you are losing your numbers. اگر ایک سیکشن ہے لیٹس سی آڈٹ, اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں بھرا اور کسی نے اس میں کچھ بھر دیا ہے, تو کسی اور کو آپ سے زیادہ نمبر مل جائیں گے, اور وہ نمبر وہ جو گیپ آئے گا اس کو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ہر ایک سیکشن میں اپنی چیزیں ڈالنی ہے. ٹھیک ہے, اس کو خالی نہیں چھوڑنا, یہ ذہن نشین کر لیں. آڈٹ نہیں ہے تو اس پہ میں آپ کو کیا ٹپ دوں گی کہ آڈٹ کرنا بہت آسان کام ہے. ٹھیک ہے, آپ فٹافٹ ابھی ایبسٹریکٹ بنا لیں, آدھا گھنٹہ آپ کو لگے گا ایبسٹریکٹ بنانے میں. آپ کو بہت لمبا چوڑا ڈیٹا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, 3 مہینہ کا ڈیٹا اٹھا لیں. ٹھیک ہے, ایکس رے پہ کرنا چاہتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ پہ کرنا چاہتے ہیں, MRI پہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی ٹاپک اٹھا لیں اور ایبسٹریکٹ ابھی کے ابھی بنا لیں, اور اس سیکشن میں آپ وہ ایبسٹریکٹ ڈال دیں, اور آپ ساتھ میں یہ کہیں کہ the audit is not completed but this is an ongoing audit which will be completed in the coming weeks. ٹھیک ہے, تو آپ یعنی اس کو ذرا مصلحت سے ذرا کام لینا کہ نہیں ہے تو اپ فرنٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بلنٹلی کہ نہیں ہے, آپ بنائیں اور اس کو ڈال دیں کہ یہ میرے فیوچر پروجیکٹس ہیں جو کہ میں کروں گی کمنگ ویکس میں. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور چیز, جو رجسٹرارز ہیں جو ابھی R4 ہیں, شاید ان کا FRCR جرنی چل رہی ہے یا FCPS کی بھی شاید چل رہی ہے, تو یہ آپ دماغ میں رکھیں. اگر آپ کو شوق ہے باہر جانے کا اور UK جانے کا تو آپ ابھی سے ان آڈٹس پہ کام کرنا شروع کر دیں. وائی ناٹ, یہ آپ کو ویسے ہی جنرلی آپ کو بہت ہیلپ کریں گی. تو اپنے اوپر کام کریں, صرف اپلیکیشن کو ذہن میں نہ رکھیں, کیونکہ اپلیکیشن ہمارے پاکستان میں جو بہت بری بات میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم کتابوں میں گھسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو ذہن ہوتا ہے کہ بس امتحان پاس ہو جائے, بس امتحان پاس ہو جائے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کرنا, آپ نے خود کو 360 بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا آڈٹ بھی آ جائے گا, آپ کی ریسرچ بھی آ جائے گی, کانفرنسز اٹینڈ کیا کریں, یہ ساری چیزیں اٹینڈ کریں تاکہ آپ کو 360 چیزوں کا پتہ ہو. یہ نہیں کہ کتاب کے اندر ہی گھسے ہوئے ہیں اور امتحان چلنے گئے اور رٹا سنا کے آپ پاس ہو گئے. ٹھیک ہے, دس وونٹ میک یو اے گڈ کلینیشین, رائٹ. تو آڈٹ کا یہ میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. اور ادروائز بھی میں کہوں گی کنسلٹنٹس کو کہ اپنے ریزیڈنٹس کو پش کریں کہ وہ آڈٹ کریں تاکہ ہمارے پاس یہ چیزیں ادروائز ہوں, ہمارے لیے یہ چیزیں ایلین نہ ہوں. ٹھیک ہے, ریسرچ کے بارے میں پوچھیں گے. اب یہ ایک اور چیز ہے جو کہ ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں, سیکشن خالی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, سیکشن میں آپ نے کچھ نہ کچھ بننا ہے. مجھے ویسے ادروائز ریسرچ کا شوق تھا, میرے پاس کافی چیزیں تھی, پریس میں بھی میرے پاس آرٹیکلس تھے, تو میں نے وہ سارے ڈال دیے, لیکن پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس نہیں ہے کوئی آرٹیکل, کوئی بات نہیں, آپ FCPS کی ٹریننگ, آپ کے پاس ڈیزرٹیشن تو ہے نا, تو آپ اپنی ڈیزرٹیشن ڈالیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کیا ڈال سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس اوریجنل آرٹیکل نہیں ہے, کوئی کیس رپورٹ آپ نے کہیں پہ پبلش کی ہے وہ ڈال دیں. اگر وہ بھی نہیں تو کوئی بات نہیں, آپ نے کسی کانفرنس میں اگر کوئی ای پوسٹر بھیجا ہے وہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ بھی نہیں تو ریڈیو پیڈیا پہ جائیں, کیس اپلوڈ کر دیں. کیس آپ اپلوڈ کرتے ہیں اس میں آپ کو DOI مل جاتا ہے, وہ ڈال دیں. میرا مقصد یہ ہے کہ سیکشن خالی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ دکھائیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور اکثر مجھ سے میرے کولیگس پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آرٹیکل تو ہے, اس میں میرا نام 6 نمبر پہ, وہ کوئی بات نہیں 8ویں نمبر پہ ہو, اٹس کوائٹ آل رائٹ. ٹھیک ہے, آپ نے کام تو کیا ہے نا. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میرا آرٹیکل تو اپنے لوکل سے جرنل میں ہے, کوئی پبمٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, اس سٹیج پہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کا پبمٹ پبلیکیشن ہے یا نہیں, کہیں پہ بھی ہے اٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز پبلیکیشن. ٹھیک ہے, ریفرنسز جب آپ اپلیکیشن بھر رہے ہیں تو 1-2 اپنے سینئرز کو یا کنسلٹنٹس کو آن بورڈ لے لیں, کیونکہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ کے ریفریز ہیں, تو اپنے کنسلٹنٹ سے پہلے سے بات کر لیں کہ جی ہمیں ریفریز چاہیے,
तो क्या आप हमारे रेफरी बनेंगे? तो उनकी इजाजत से फिर उनका नाम दे दें, ठीक है? सॉरी। अच्छा, फिर कुछ सवाल फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, क्वेश्चंस व्हिच आर स्पेसिफिक टू नेशनल ब्रेस्ट इमेजिंग एकेडमी फेलोशिप। अब इसमें ये आपसे ये सवाल पूछेंगे, ठीक है? मैं हर सवाल के डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि इसको भरे जरूर, अपनी स्किल्स दिखाएं, इसको पर्सनलाइज टच दें, कि आप किस किस्म के इंसान हैं, आपने क्या काम किया है, आपके क्या स्किल्स हैं, आपके क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ठीक है? एक और चीज जहन में रखें, मैं आपको टिप दूंगी कि हम क्या करते हैं कि क्योंकि एप्लीकेशन बहुत लंबी चौड़ी है, तो हम क्या करते हैं, ये सवाल हमने उठाया और हमने चैट जीपीटी में डाल दिया, ठीक है? अब चैट जीपीटी हमें जवाब दे देगा, हमने वो जवाब लेके अपने एप्लीकेशन में पेस्ट कर दिया। अब इसमें दो बुरी बातें हैं, ठीक है? एक बुरी बात तो ये है कि इसमें आपका एक्सपीरियंस तो कहीं नहीं है, ठीक है? ये तो चैट जीपीटी ने आपको बात बताई, ये तो चैट जीपीटी का एक्सपीरियंस हो गया। तो एक तो ये गलत बात है, ठीक है, कि आपने चैट जीपीटी से एक चीज उठाई और आप ये कह रहे हैं कि ये आपका एक्सपीरियंस है, विच इज एथिकली रॉन्ग। दूसरी बुरी बात इसमें ये है कि जो लोग आपको असेस कर रहे हैं वो भी बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, उनको समझ आ जाती है कि जी जब वो 50, 60, 70 एप्लीकेशंस देखेंगे और वो देखेंगे ट्रेंड है कि इस सवाल के जवाब में ये चीज लिखी गई है, तो उनको समझ आ जाती है ये चैट जीपीटी से उठाई गई है, ठीक है? तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती। आप चैट जीपीटी यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल यूज करें, मैंने बिल्कुल आपको मना नहीं किया, मैं भी करती हूँ, ठीक है? लेकिन उसका तरीका ये है कि आपने एक सवाल उठाया, आपने चैट जीपीटी में डाला, आपने उसमें अपना एक्सपीरियंस डाल दिया चैट जीपीटी में कि जी मैं ऐसे काम करता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये है, ये है। फिर आपने चैट जीपीटी को ये कहा कि जी ये जो मैंने जवाब टाइप किया है, इसको आप फाइन कर दें, इसके ग्रामर को बेहतर कर दें, इसको स्ट्रक्चर्ड कर दें, या इसकी वोकैबुलरी को बेहतर कर दें, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अदरवाइज अगर आपने उसमें अपना एक्सपीरियंस नहीं डाला और आप सिर्फ चैट जीपीटी का जवाब उठा के डाल रहे हैं, तो उन्होंने चैट जीपीटी से काम नहीं कराना, उन्होंने आपको सिलेक्ट करना है, आपसे काम करवाना है और अपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है? तो ये एक चीज मैं बताना चाहती थी। अच्छा, एप्लीकेशन आपने कर दिया, आपको शॉर्ट लिस्ट आप हो गए, ठीक है? आपको इंटरव्यू की कॉल आती है और फिर आपको ऑफर दी जाती है। अब ब्रीफली अगर मैं एनबीआई फेलोशिप की बात करूं, उसमें मैंने आपको पहले कहा कि इसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स होते हैं, मुख्तलिफ पोस्ट साइट्स होती हैं या मुख्तलिफ स्लॉट्स होती हैं, ठीक है? ये वेरिएबल है, ईयर टू ईयर वेरी करती है, ठीक है? जब आपको इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन होगी तो वो आपको कहते हैं जी हमारे पास इतने स्लॉट्स अवेलेबल हैं और इन अस्पतालों में हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से बताएं कि आप किसको टॉप पे रखते हैं, किस अस्पताल को आप टॉप पे रखते हैं, ठीक है? अब जाहिर बात है आपको पता ही नहीं है यूके के बारे में, मुझे भी पता नहीं था, ठीक है? तो मेरे एक कुलीग थे जिनको पता था थोड़ा बहुत यूके के बारे में, मैंने उनसे डिस्कशन की, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा आप बता देते हैं कि मैं किस अस्पताल को टॉप पे रखूं, तो उन्होंने मुझे बता दिया। तो मैंने टॉप पे मैनचेस्टर को रखा, दूसरे नंबर पे नॉटिंघम को रख लिया, ठीक है? और उसके बाद मेरी सिलेक्शन नॉटिंघम में हो गई थी, ठीक है? अब एक तो ये एस्पेक्ट है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है? आप किसको टॉप पे रखते हैं। दूसरा, एक आपके मार्क्स भी देखे जाते हैं इंटरव्यू में। अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर किया है, टॉप स्कोर किया है, और आपने ये कहा कि जी मुझे मैनचेस्टर जाना है, ठीक है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जाना है, तो आपको मैनचेस्टर ही देंगे। लेकिन अगर आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गई और मार्क्स कम है तो यू माइट नॉट गेट द ट्रस्ट ऑफ योर चॉइस, ठीक है? लेकिन ये कोई इतनी खास बात नहीं है। अभी हमें सिलेक्शन पे जोर देना चाहिए। पोस्ट साइट्स कोई भी हो, कोई भी हॉस्पिटल हो जो कि इंग्लैंड में है, ये सारे स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे टॉप क्लास हैं, बहुत जबरदस्त, ठीक है? तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं बहुत ब्रीफली इंटरव्यू के बारे में कहूंगी क्योंकि आई नो वी हैव गॉट सर्टेन टाइम लिमिट। इंटरव्यू फिर मैं आई वुड अगेन रिपीट कि इंटरव्यू आप ब्रेस्ट इमेजिंग फेलोशिप का दे रहे हैं, आप पीडियाट्रिक का दे रहे हैं, आप न्यूरो का दे रहे हैं, या आप लोकम कंसल्टेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी इंटरव्यू एक जनरल स्टाइल होता है, ठीक है? लेट्स से आप ब्रेस्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फेलोशिप के लिए, तो मुझे पता है कि
सारी बात है, आपको यूके के हेल्थ सिस्टम का नहीं पता, आपको यूके में जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग सर्विसेज है उनका नहीं पता, लेकिन यू आर थिंकिंग एंड यू आर प्लानिंग टू मूव टू यूके, ठीक है, टू वर्क इन द यूके हेल्थ सिस्टम, देन probably you should read about it, right? इसी को तो प्रिपरेशन कहते हैं। तो आपने रीड करना है कि इनकी स्क्रीनिंग सर्विसेज कैसे काम करते हैं, किस एज पे शुरू होती है, कितने इंटरवल पे इनके स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स होते हैं, एक रेडियोलॉजिस्ट उसको रीड करता है, 2 करते हैं। तो यूजुअली आप उसको किसी भी इंटरनेट साइट पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं gov.uk पे जाके देखती हूँ कि इनके सिम्टोमेटिक और स्क्रीनिंग सर्विसेज कैसे रन कर रहे हैं। एक दफा आप उसको रीडिंग देंगे, एक रीड दे दें, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ उनकी टर्मिनोलॉजीज के साथ थोड़ी सी फेमिलियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि कि आप वहाँ पे फिर बहुत ज्यादा ब्लैंक ना लगे, ठीक है। आपको एक प्रेजेंटेशन दी जाती है, 5 मिनट 8 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है, आप उसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है, उससे रिलेटेड आपसे सवाल होंगे, ठीक है। अगर आप NBI में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप किस अस्पताल में जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी और ट्रस्ट बेस्ड फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि किस अस्पताल की फेलोशिप है, आप उनके वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, जरूर लाजमी जाएं उनके वेबसाइट पे, इंटरव्यू से पहले देखें उनके वेबसाइट पे क्या है। ट्रस्ट वैल्यूज यहाँ पे हर एक अस्पताल की होती है। ट्रस्ट वैल्यूज क्या है? वो कोर प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसपे उस अस्पताल के एम्प्लॉइज उसको फॉलो करते हैं या उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, ठीक है। लेट्स से ट्रस्ट वैल्यूज किसी अस्पताल के हो सकते हैं कि वी आर कंपैशनेट, ठीक है, वी आर प्रोग्रेसिव, वी आर इंक्लूसिव, ये इनके ट्रस्ट वैल्यूज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, रट लें, ठीक है। और ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं, लेट्स से किसी का ट्रस्ट वैल्यूज वी आर कंपैशनेट है, तो आपसे सवाल कर लेंगे कि जी कोई हमें इंसिडेंट बताएं when you have shown compassion to your patient, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आ सकता है, पहले से प्रिपेयर कर ले। अच्छा, रिसर्च के बारे में जो इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे वो सिंपल आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको पता है कोई नया ट्रायल, कोई नई स्टडी, कोई नया आर्टिकल जो कि ब्रेस्ट से रिलेटेड है, जो कि आपने पढ़ा है, ठीक है, वो यूके बेस्ड हो सकता है, वो यूरोप बेस्ड भी हो सकता है। कुछ 2-4 आर्टिकल्स ट्रायल्स उठा लें यूके के और पढ़ लें, ठीक है, ताकि इस तरह का कोई सवाल आए तो आप कहें या just few days back I was just reading and came across this article मुझे ये चीज इंटरेस्टिंग लगी, just to show कि you are reading, ठीक है, you are keen, you are interested, ठीक है। क्लिनिकल सिनेरियोज आपको देंगे, उसमें ये नहीं है कि आपसे बहुत ही थ्योरेटिकल कोई सवाल पूछेंगे। क्लिनिकल सिनेरियो आपको देंगे सिंपल आपको देखने के लिए कि आपकी अप्रोच क्या है, क्या आपने ब्रेस्ट में काम किया है, आप एक सिनेरियो को डील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें जो मैंने देखी हैं ब्रेस्ट के इंटरव्यू में, लाजमी नहीं है कि आपसे पूछी जाए, मैं जनरली आपको बता रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं कोई इंटरव्यू एक्सपर्ट या पैनलिस्ट तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं जैसे स्किल मिक्स, यानी वो आपसे या आपका कंसेप्ट देखना चाह रहे होते हैं कि डू यू नो अबाउट एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स और इफ यू नो अबाउट कंसल्टेंट रेडियोग्राफर, ठीक है। तो मुझे पता है आपको पता नहीं है, और जब मैं अपना पहला इंटरव्यू दे रही थी, मैंने पहला इंटरव्यू अपना दिया डंडी में, स्कॉटलैंड में, और तब मैं उनके हॉस्पिटल वेबसाइट पे मैं देख रही थी उनके ट्रस्ट वैल्यूज और ये सारी चीजें, और मैंने देखा कि जो ब्रेस्ट टीम थी उसमें एक बंदी का नाम लिखा हुआ था, उसके साथ लिखा हुआ था कंसल्टेंट रेडियोग्राफर। तो मैंने कहा ये क्या चीज है, तो मैंने उसको पढ़ा, ठीक है। सरप्राइजिंगली मुझसे उन्होंने इंटरव्यू में ये सवाल किया कि आपको पता है कि कंसल्टेंट रेडियोग्राफर क्या है। तो फॉर्चुनेटली मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने उनको कहा कि मुझे आज से पहले पता नहीं था क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं होती, बट आई केम अक्रॉस दिस टर्मिनोलॉजी व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू द ट्रस्ट वेबसाइट, और मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने उसकी शक्ल पे देखा, वो बड़ी खुश हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा ये क्या होता है, तो ये क्या चीज होती है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में ये वो लोग होते हैं एडवांस प्रैक्टिशनर्स या कंसल्टेंट रेडियोग्राफर जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, जिन्होंने MBBS नहीं किया, लेकिन इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि ये मेमोग्राम्स भी रीड करते हैं, ये अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, ये बायोप्सीज भी करते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ पैरेलल काम कर रहे होते हैं, और अगर ये लोग ना हो तो हमारा काम नहीं चल सकता, ठीक है। ये यूके में एक कॉमन कंसेप्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक टीम में किस किस्म के लोग हैं और हर एक का अपना क्या काम है, ठीक है।
तो एक और चीज आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में, ठीक है, कि एक बंदा जिसने एमबीबीएस नहीं किया हुआ लेकिन वो हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वॉल्व है, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, राइट? तो आपने बिल्कुल ब्लंटली ये नहीं कह देना कि नहीं ये तो डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है, और ये कैसे ये सारे काम कर सकते हैं, नो नेवर, ठीक है, आपने इस तरह की बात नहीं करनी। आपने बहुत रिस्पेक्टफुली कहना है कि मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ, दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि जो लिया गया है और इन लोगों को हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने की इजाजत है, ठीक है, इनकी वजह से अर्ली कैंसर डिटेक्शन होती है और वेटिंग लिस्ट हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सही बात है रेडियोलॉजिस्ट तो कम है, तो हम एक बंदा कितनी मरीज देख लेगा, तो हमारे साथ ये लोग पैरेलल काम करते हैं। लेकिन जहन में ये बात भी रखें कि कुछ कंसल्टेंट्स आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा आप इनको फ्री हैंड दे देंगे, तो आप ये कहें कि नहीं, इन जब ये काम कर रहे होते हैं तो दे शुड हैव कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट सपोर्ट, कि जाहिर बात है इन्होंने एमबीबीएस नहीं किया, कुछ केसेस कम्प्लेक्स होंगे, तो आप इनको कहें कि इनके साथ पैरेलल एक कंसल्टेंट डॉक्टर होना चाहिए कि कहीं पे अगर केस कम्प्लेक्स है इनको हेल्प दी जाए, ठीक है, इनको मशवरा दिया जाए, इट्स नॉट टू अंडरमाइन देम बट जस्ट टू हेल्प देम आउट, मेकिंग श्योर we are safe about our patient management and patient care, ठीक है। ड्यूटी ऑफ कैंडोर थोड़ा सा पढ़ ले, मुश्किल लफ्ज लगता है लेकिन कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, इसमें सिंपल कंसेप्ट ये है कि ये आपकी लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी है कि if anything goes wrong in terms of treatment of the patient or in terms of management of the patient, वो गलती डॉक्टर की हो सकती है, टेक्नीशियन की हो सकती है, पूरे डिपार्टमेंट की हो सकती है, क्योंकि गलतियां होती हैं यहाँ पे भी। तो आपने क्या करना है, गलती हो गई तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट विद योर पेशेंट, बात को दबाना नहीं है, मरीज से छुपाना नहीं है, ठीक है, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई दिस हैपेंड, ट्राई टू फाइंड कि इसको करेक्ट और रेक्टिफाई किया जाए, लेकिन मरीज से आपने बिल्कुल ऑनेस्टली ये कहना है कि हाँ ये गलती हुई है, आई अपोलोजाइज फॉर इट, ठीक है। तो ये आपको लफ्ज बेशक बोलना ना आए, लेकिन ये अगर आपको क्लिनिकल सिनेरियो दे देते हैं और आपको लेट्स से कह देते हैं कि एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आई और एक 60 साल की थी, एक 30 साल की थी, और आपने मेमोग्राम करना था 60 साल वाली खातून का, आपने गलती से कर दिया मेमोग्राम 30 साल की खातून का, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप ये कहेंगे कि ये तो एक एरर हो गया है, ठीक है, 30 साल की खातून में तो हमने मेमोग्राम करना ही नहीं था, तो ये एक एरर हो गया है, तो मैं इसको देखूंगी, इसको इन्वेस्टिगेट करूंगी, क्यों ये गलती हुई है, हमने प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं चेक की, ठीक है, एजुकेट करेंगे हम अपने मेमोग्राफर्स को, ठीक है, एंड येट एट द सेम टाइम आई एम जस्ट गोना गो टू माय पेशेंट, राइट, आई एम गोइंग टू से देखो ये गलती हो गई है और आई अपोलोजाइज फॉर दैट, और आप उनको समझाएं कि जी मेमोग्राम हो गया है, इट हैज गॉट रेडिएशन, लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको रीअश्योर करें, ठीक है। कुछ सवाल कन्फ्लिक्ट के बारे में हो सकते हैं, आपकी कुलीग के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, आप कैसे उसको डील करेंगे, ठीक है, जनरल चीजें, क्लिनिकल गवर्नेंस हल्का फुल्का पढ़ लें, ठीक है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये चीजें हो, लेकिन जनरली एक अप्रोच इस तरह से होती है इंटरव्यूज की। फेलोशिप, कोई भी फेलोशिप हो, एज आई सेड अर्लियर, ब्रेस्ट की हो या कोई और हो, उसमें एक जनरल एक पैटर्न होता है, क्योंकि मैं एनबीआई की फेलोशिप कर चुकी हूँ तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जब आप फेलोशिप स्टार्ट कर लेते हैं तो 60% आप ब्रेस्ट इमेजिंग में काम करते हैं, 40% आप जनरल काम करते हैं। ऑन कॉल जो है वो इस फेलोशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ट्रस्ट टू ट्रस्ट, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। आपके पास एक अदद एजुकेशनल सुपरवाइजर होता है जो कि बड़ा करामत बंदा होता है, जो कि आपको चीजें बताता है, आपको गाइड करता है, आपकी प्रोग्रेस को देखता है, एंड दिस इज योर गो टू पर्सन, ठीक है, जब आपको कोई भी मसला होगा। ये यूजुअली बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बड़े सीनियर लोग होते हैं, डिपार्टमेंट में इनकी बड़ी प्रेजेंस होती है, तो यूजुअली ट्राई टू बी ऑन गुड टर्म्स विद योर एजुकेशनल सुपरवाइजर, ठीक है। अदरवाइज भी कोई मसला है, आप यूके मूव कर रहे हैं, रेंटेड प्लेस आप ढूंढ रहे हैं, बच्चों के स्कूल एडमिशंस, तो ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशनल सुपरवाइजर आपका हेल्प करेगा, बट जस्ट टेक देम ऑन बोर्ड, ठीक है, कि हम आए हैं, वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद फाइंडिंग अ हाउस और थिंग्स लाइक दैट, तो मेरी शायद ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हो जाए, या इस तरह की चीजें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट ऑफ फेलोशिप आप स्क्रीनिंग और सिम्टोमेटिक ब्रेस्ट सर्विसेज करेंगे, आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे पेशेंट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट पाथवे,
ऑडिट जरूर करनी है फेलोशिप में, एक ऑडिट, ठीक है, क्लोज लूप ऑडिट आपने करनी है, हल्का फुल्का रिसर्च में हिस्सा लेना है, आपने इनके हाउस ऑफिसर्स को, आपने इनके रेजिडेंट्स को पढ़ाना है, तो दैट इज पार्ट ऑफ योर फेलोशिप। अच्छा, सैलरी स्केल मैंने यहाँ पे डाली है, ये मैंने 2023 की डाली है जब मैं फेलो थी, ठीक है। अभी सैलरीज ऑफ कोर्स बढ़ गई हैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने तब की डाली थी जब पर एनम यानी पर ईयर मेरी सैलरी 55,790 थी, पर मंथ तकरीबन 3,500 कुछ बनती थी, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, ठीक है। मेरी कुलीग के मुझसे ज्यादा थी, आई डोंट नो हाउ, लेकिन यू नो इट कुड बी स्लाइटली वेरिएबल। लेकिन एक मैं आपको टिप दूंगी कि जब भी आप कोई जॉब देख रहे हैं वहां पे सैलरी पर एनम बताते हैं। आपको ये परेशानी होती है कि यार पर मंथ कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा चंक आपकी सैलरी से कटता है ड्यू टू टैक्स। तो आप क्या करें, अगर आपने देखना है आप जाएं इंटरनेट पे, आप टाइप करें यूके सैलरी कैलकुलेटर और उसमें जो पर एनम सैलरी है वो डालें, वो आपको टैक्स वगैरह सब कुछ काट के आपको बता देगा कि पर मंथ आपकी टेक होम सैलरी कितनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जॉब हो यूके में, ठीक है, फेलोशिप या कंसल्टेंट जॉब, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो 40 आवर्स पर वीक आपको काम करना होता है। स्टडी लीव्स आपकी 8 to 10 हो सकती हैं, एनुअल लीव्स 28 to 32 डेज एनुअल लीव्स हैं, और 8 पब्लिक हॉलीडेज हैं, विच इज क्वाइट अ गुड डील, ठीक है। एक और चीज, ये फेलोशिप अगर आप करते हैं, लेट्स से आपकी फैमिली है या आपका कोई बच्चा है जो कि छोटा है और आप फुल टाइम काम नहीं करना चाहते, तो आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं और इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, वेरी ब्रीफली, अब एक दफा आपने फेलोशिप कर ली, उसके बाद आपके पास क्या फायदा है कि आपके पास एक यूके का एक्सपीरियंस आ गया है, ठीक है। आगे जाके आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ओवरऑल आपकी जो वर्थ है, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस वगैरह सब कुछ बढ़ जाती है। जब आपने फेलोशिप कर ली तो आपको लोकम कंसल्टेंट जॉब ये अक्सर ऑफर करते हैं, ठीक है। आप बहुत ही शायद यानी बिलो एवरेज होंगे कि वो आपको लोकम जॉब ना अप्लाई करें, वैसे ये कर देते हैं क्योंकि आप इनके अपने ट्रेंड बंदे हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छे यानी अदरवाइज भी प्लेजेंट हैं, ठीक है, टीम बिल्डिंग आपकी एक स्किल है, आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको ऑफर कर देते हैं लोकम कंसल्टेंट की जॉब, ठीक है। और अगर उसी अस्पताल में नहीं करते होते तो कोई और अस्पताल में बहुत सारी जॉब्स आती हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन मैंने फिर जिक्र पहले भी किया था कि जब आप ये फेलोशिप कर लेते हैं आपका काफी काम हो जाता है towards specialist registration and so you can apply for specialist register, ठीक है। उससे फायदा ये होता है कि आपको substantive consultant permanent job मिल जाती है, ठीक है, तो आप सिक्योर हो जाते हैं। नॉन यूके अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा होती हैं। आप वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, बिल्कुल आए, 100% वो आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है। इवन अगर आप इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं ये फेलोशिप कर रही हूँ क्योंकि मुझे शौक है ब्रेस्ट में काम करने का और मैं आगे जाके पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ, तो भी ये लोग माइंड नहीं करेंगे। दैट वुडंट बी द क्राइटेरिया टू ड्रॉप यू इन द इंटरव्यू और इन द एप्लीकेशन, ठीक है। और अगर आप गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं तो भी आपको लगे हाथों ले लेंगे क्योंकि आपके पास अब एक अच्छा लेबल आ गया है कि यू आर ब्रेस्ट इमेजिंग स्पेशलिस्ट। अच्छा, एक चीज ब्रीफली जो डॉक्टर परी ने मुझे कहा कि मैं इसको भी टच कर लूँ कि ब्रेस्ट फेलोशिप को आप जेंडर स्पेसिफिक कैरियर पाथवे ना बनाएं, ठीक है। जो हमारी एक स्टीरियोटिपिकल सोच है या जो मिसकंसेप्शन है कि जी अगर एक फीमेल है तो वो जाएगी और मेल है तो नहीं जाएगा, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ठीक है। इस चीज को आपने बिल्कुल आपने इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी। जो मेरे मेल जूनियर्स हैं, ठीक है, जो मेरे मेल कोलीग्स हैं, अगर वो एलिजिबल है तो मैं कहूँगी कि प्लीज अप्लाई करें। मेल और फीमेल का यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। वी आर डॉक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट फीमेल और मेल्स हैं, ब्रेस्ट सर्जन्स मेल और फीमेल हैं, तो आप लोग भी जरूर अप्लाई करें। अच्छा, एक और चीज, बहुत से मेरे जूनियर्स मुझे कहते हैं हमें ब्रेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इट्स क्वाइट ऑलराइट, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू सिक्योर ब्रेस्ट इमेजिंग फेलोशिप, ये आपको फायदा देगी, ठीक है।
आपने 1 साल काम किया, आप आगे ब्रेस्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप कोई और जॉब कर ले, आप लोकम कंसल्टेंट बन जाए और आप जनरल रेडियोलॉजी के काम करें। आपको किसी ने लाजमी तो नहीं कहा कि आप ब्रेस्ट में ही कंटिन्यू करें, लेकिन आई एश्योर यू कि आप एक दफा जब यूके आएंगे और आपकी फेलोशिप करेंगे ब्रेस्ट की, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि आपकी क्या वर्थ है और आप फिर खुद ही नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि इस फील्ड में जो है वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो with this I come to the end of the discussion. Sorry, शायद मैं काफी time exceed कर गई हूँ. I apologize for that, but now let's get to the question and answer session. Thank you so much, Palvasha Gul. It was a really nice talk. I think हम सब ने ही इससे बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारी चीजें हमें खुद भी समझ आई कि कैसे करना चाहिए. Thank you for taking out your valuable time and we really appreciate you for this. And I'm sure कि जिस तरह मुझे मजा आया, बहुत सारे लोगों को मजा आया होगा इसका. So I think we can take the questions now. Dr. Saman, can you please start taking the questions? Yes. First of all, I'd like to appreciate, thank you so much, Dr. Palvasha. It was really very informative, I'm sure for all of us. There was a question about the eligibility. Can FCPS consultants plus GMC registration who have done that through alternate pathway, can they apply for this? अगर आप GMC registered हैं तो आप apply कर सकते हैं. Whatever fellowship you have done. So the basic requirement is GMC registration. GMC registration आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? Okay, and if somebody is FRCR and has not done GMC registration, would they help you in that process? Those who have recently done FRCR and in the process of GMC, do the trust help them in the GMC process? नहीं, मुझे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी आपने FRCR किया है, you are not GMC registered, तो क्या आप ये फेलोशिप अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप ये फेलोशिप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप GMC रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, आप अपनी फेलोशिप की एप्लीकेशन में लिख लें कि you are FRCR, you are on your way to get yourself GMC registered, ठीक है? तो वो आपके यानी वो नेगेटिव में नहीं काउंट. आपको पता है कि आपके सारे क्राइटेरिया पूरे हैं. It's just a matter of month कि आपको GMC रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी, या it's just a matter of few months तो आपको GMC रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी. तो बिल्कुल go ahead and apply, ठीक है? दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि क्या ये लोग, क्या फेलोशिप वाले आपको GMC रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे? आपको इनकी हेल्प की जरूरत ही नहीं है. GMC रजिस्ट्रेशन इज टोटली डिफरेंट टू द फेलोशिप, ठीक है? तो आप GMC रजिस्ट्रेशन खुद ही करवा लें, ठीक है? आपको इनकी जरूरत नहीं है. Any more questions, please put up in the chat. Dr. Palvasha ने वैसे तो I think बिल्कुल छोटी nitty-gritties को भी बहुत wonderfully explain किया है, I think. And what else can I say? Palvasha ने कोई चीज छोड़ी नहीं कि हम सवाल करें. Yes, it was so detailed. I totally agree. It was so detailed. I mean, nobody has ever explained the application process in this much detail. I mean, going in individual sections and telling and guiding how you are supposed to fill the application, all that. Nobody has ever done that. Thank you so much. Really appreciate that. Thank you so much. So if there are no more questions, can I ask Dr. Shaista to please come up and say a few words? So, Assalamu alaikum everyone, and Dr. Palvasha, thank you very much for taking out time for this session. It was definitely very informative, and I'm hopeful that it's going to be very useful for our trainees as well as for our junior consultants as well. So if there are no further questions and everything has been covered so well, so thank you very much. Thank you to the participants as well, and we hope that this session would be helpful in your future endeavors. Thank you so very much, all the participants, and to Dr. Palvasha Gul. Thank you. Thank you, Dr. Shaista. Thank you.
Thank you, Dr. Shaista. Thank you, Dr. Parikul, for taking out the time. I know it's difficult for you. Thank you, Saman, Dr. Thank you so Shaista. much. I think just a reminder again to fill the feedback form so that they can get the certificates for all the Yes. participants. Please, Thank you. whoever wants the attendance certificate, like Dr. Palvasha Gul has just told you, it is so important. You can show these certificates and show your, interest in the breast imaging. Please fill out the feedback form so that we can tell Dr. Palvasha how great she is. Thank you so much. Thank you, Maggie. Thank you. Thank you very much, Dr. Palvasha. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Rafia. Allah Hafiz ji, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, ji. Allah Hafiz. Allah Hafiz. And after